युवा सिराज की मृतदेह जमीन पर पड़ी रही और वो लड़ाई हार गया। लड़ाई, क्या ये वाकई एक लड़ाई थी? क्या सचमुच सिराज को मारने वाले कभी गर्व से कह पाएंगे कि उन्होंने युद्ध के मैदान में सिराज को पटखनी दी थी? शायद कभी नहीं। यहाँ बात हो रही है सन 1757 में प्लासी के मैदान में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई लड़ाई की। नहीं, इसे विश्वासघात कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। ये लड़ाई तो कभी लड़ी ही नहीं गई। अपनों की साजिश का शिकार हुआ था नवयुवक नवाब सिराज, जिसका दर्द आने वाले वर्षों में पूरे भारत को भुगतना था। आखिर क्या है प्लासी के मैदान में हुई इस विश्वासघात की कहानी और कैसे लिखी गई थी इसकी पटकथा? आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ढलते हुए मुगल साम्राज्य के बादशाह फर्रुख सियर के समय से। बादशाह ने अपने शासनकाल में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया। महत्वाकांक्षी नवाब ने धीरे धीरे यहाँ स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। हालांकि ये नवाब को कर और सैनिक सहायता दिया करता था। सूबे के आंतरिक मामलों में इसका पूरी तरह से नियंत्रण था। यहाँ नवाब को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में लगने वाले सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया था, जिसका नाजायज फायदा कंपनी उठा रही थी। आगे चलकर यही सीमा शुल्क बंगाल के तमाम नवाबों के लिए गले का कांटा बन गई और बंगाल की बर्बादी का कारण बनी। खैर, इसकी चर्चा बाद में। अभी लौटते हैं बंगाल के नवाबों पर। बंगाल में कुछ लंबे समय तक मुर्शिद कुली खां का शासन रहा। इस समय कंपनी भारत में थोड़ी कमजोर थी, इसलिए इसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। इसे भी बादशाह द्वारा अंग्रेजों को दी गई सीमा शुल्क में छूट के कारण राजस्व की हानि उठानी पड़ी और इसकी वजह से कंपनी और नवाब के बीच टकराव की स्थिति भी बन गई। सुजाउद्दीन के बाद बंगाल पर सरफराज खान का शासन स्थापित हुआ। सरफराज के बाद बंगाल की गद्दी पर बैठा अलीवर्दी खां। अलीवर्दी ने भी बंगाल पर स्वतंत्र शासन स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन हमेशा टकराव की स्थिति बनी रही और उसका शासन हमेशा संघर्षों में ही रहा। असली कहानी भी यहीं से शुरू होती है। यहीं से शुरुआत होती है उस पृष्ठभूमि की जिसने आखिरकार सिराज को युद्ध के मैदान में असहाय कर दिया। यहीं से उपजा पारिवारिक विवाद एक दिन इतना बड़ा हो गया कि आखिरकार सिराज को हार झेलनी पड़ी। दरअसल बंगाल के तत्कालीन नवाब अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थीं। पहली थी घसीटी बेगम, जिसका कोई संतान नहीं था। इसे बंगाल का सूबा मिला हुआ था। बाकी 2 बेटियों में से एक से शौकत जंग पैदा हुआ और दूसरे से सिराजुद्दौला। दोनों को एक सा बचपन मिला और एक सी परवरिश भी। आखिर हो भी क्यों न, दोनों बंगाल के नवाबजादे थे। दोनों खेलते, घुड़सवारी करते और युद्ध कला सीखते हुए बड़े हो रहे थे। लेकिन इनमें सिराज थोड़ा ज़्यादा तेज तर्राक था। वो महत्वाकांक्षी था और उसका व्यक्तित्व सहज ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचता था। उसके नाना अलीवर्दी खां को तो सिराज सबसे ज़्यादा प्यारा था। उसमें उन्हें अपना उत्तराधिकारी दिखता था। यही बात आगे चलकर सिराज के लिए घातक साबित होने जा रही थी। उसके प्रति अलीवर्दी का प्यार देखकर शौकत जंग जलता था और सिराज के बदले खुद बंगाल की गद्दी पर आसीन होने का सपना देख रहा था। इसमें उसकी साथ दे रही थी उसकी मौसी घसीटी बेगम। घसीटी बेगम को सिराज फूटी आंख नहीं सुहाता था। आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका थी। अलीवर्दी खां ने सिराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सिराज के नवाब बनते ही बंगाल का दरबार पारिवारिक षड्यंत्रों का अखाड़ा बन गया। शौकत जंग और घसीटी बेगम तो जैसे जल भून गए। उन्होंने रोज नए नए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। दरबार के इसी आंतरिक संघर्ष में एक दिन सिराज ने शौकत जंग की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसका सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी खत्म हो गया है। लेकिन क्या सिराज सही था? नहीं। कैसे? इसका जवाब आगे मिलेगा। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। ये नवाब का विश्वास पात्र होने का ढोंग तो करता था, लेकिन महत्वाकांक्षी था। वो हमेशा इस ताक में था कि कब उसे सिराज को गद्दी से हटाकर बंगाल का नवाब बनने का मौका मिलेगा। इधर सिराज अपने सेनापति पर इतना भरोसा करता था कि उसे समझ पाने की कभी जरूरत ही नहीं समझी। 1753 में सिराज के नवाब बनने के साथ ही उसके साथ विश्वासघात की पटकथा लिखी जाने लगी थी। बंगाल में कंपनी सीमा शुल्क से मुक्त थी। इसका कंपनी जमकर मनमाना फायदा उठा रही थी। कुछ बोटियां वो अपने भारतीय सहयोगियों के ऊपर भी फेंक रही थी ताकि उनका सहयोग मिलता रहे। लेकिन उनकी इन हरकतों के कारण बंगाल के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा था। सिराज भी कम महत्वाकांक्षी नहीं था। उसने कब से सपना देखा था कि एक दिन वो बंगाल में आज़ाद शासन करेगा।
इसलिए आखिर कब तक वो कंपनी की कारगुजारियां सहता। सिराज ने सीमा शुल्क हटाया तो नहीं, लेकिन उसने बंगाल के व्यापारियों के ऊपर से भी सीमा शुल्क हटा दिया। इसकी वजह से भारतीय व्यापारी एक बार फिर से बाजार में छा गए। इधर इस फैसले से कंपनी बौखला गई। बंगाल व्यापार वाणिज्य के हिसाब से समृद्ध तो था ही, यहाँ की धरती भी बहुत उपजाऊ थी। इसीलिए बंगाल अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के लिए एक महत्वपूर्ण मैदान बना हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों यहाँ किले बंदी करना चाहते थे। फ्रांसीसियों को रोका गया तो वो मान गए, लेकिन अंग्रेज कहाँ सुनने वाले थे। कंपनी ने किले बंदी कर दी। सिराज के लिए ये एक झटका था उसके स्वतंत्र शासन के सपने में। उसने किले बंदी रोकने के लिए फौरन फोर्ट विलियम पर घेरा डाला। इस दौरान करीब 149 अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। इन सबको एक बहुत छोटे कमरे में बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से अधिकांश लोगों की मौत हो गई। केवल 23 लोग ही बच पाए। इस घटना से अंग्रेज पूरी तरह बौखला गए और प्रतिशोध की आग में जलने लगे। एक बार फिर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन ने कलकत्ता पर कब्जा किया। इस समय फरवरी में कंपनी और सिराज के बीच संधि हुई और सिराज को कंपनी को किले बंदी और सिक्के ढालने की अनुमति देनी पड़ी। इन सबके बीच आखिरकार संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। अंग्रेज जानते थे कि जब तक सिराजुद्दौला बंगाल पर शासन कर रहा है, यहाँ नियंत्रण पाना मुश्किल होगा। वे ये भी जानते थे कि सिराज को मैदान पर सीधी लड़ाई में हराना आसान नहीं होगा। इसलिए अंग्रेज कैप्टन रॉबर्ट क्लाइव ने विश्वासघात की जमीन तैयार की। उसने लोगों को तराशना शुरू किया जो उनके काम आए। अंग्रेजों को ऐसे कई लोग मिल गए जो सिराज को नहीं चाहते थे। इनमें पहला नाम था सिराज का मुख्य सेनापति मीर जाफर, दूसरा था दुर्लभ राय और तीसरा था कलकत्ते का सेठ मानिक चंद, क्योंकि बंगाल पर सीमा शुल्क हटाने से इसे काफी नुकसान हुआ था। घसीटी बेगम भी इसमें छोटी सी भूमिका निभा रही थी। प्लासी के मैदान में जब कंपनी और सिराज की सेना आमने सामने थी तो सिराज के खेमे में मीर जाफर, दुर्लभ राय, तलीफ खान, मीर मदान और मोहन लाल खड़े थे। थोड़ी ही देर में युद्ध शुरू हो गया, लेकिन ये क्या, मीर जाफर तो चुपचाप खड़ा था, युद्ध भूमि में उतर ही नहीं रहा और दुर्लभ राय भी चुपचाप मुख्य दर्शक बन गया है। केवल लतीफ खान, मीर मदार और मोहन लाल दुश्मनों से उलझे हैं। सिराज समझ गया कि वो धोखा खा चुका है। उसके अपनों ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सिराज के लिए यह यकीन करना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। उसके कुछ विश्वास पात्र लोग उसे युद्ध भूमि से लेकर भागे, लेकिन वो पकड़ लिया गया और उसे गोली मार दी गई। युवा सिराजुद्दौला तो पहले ही मर चुका था जब उसकी आधी से अधिक सेना चुपचाप खड़ी उसकी हार का तमाशा देख रही थी। इस तरह बंगाल का युवा नवाब जो योद्धा था, पर बिना लड़े ही अपनों के हाथों हार गया। और दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि जो किसी से नहीं हारते वो अपनों से ही हार जाते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।